तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए? इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बांध के बारे में बढ़िया जानकारी हम लोगों ने हासिल किया था, लेकिन डिफिनेशन हम लोगों ने उसके नहीं देखे। तो एक सुंदर सा डिफिनेशन अपने मन से हमने यहाँ लिखा है, अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपने से सोच के, ठीक है ना। तो यह परिभाषा शायद आप लोगों को समझ में आएगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले बांध क्या है उसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग और सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, समझते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए, ठीक है ना। तो चलिए, बांध क्या है? अन्य अन्य प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। बहुउद्देशीय परियोजना तो आप जानते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ क्या हुआ? अन्य अन्य प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति, यही ना हो गया बहुउद्देशीय। तो अन्य अन्य प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब नदी के प्राकृतिक बहाव, माने नदी बह रही है अपने डिजाइन से, जिधर वो जा रही है, अपने मन से जिधर जा रही है, उसको हम प्राकृतिक बहाव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिससे प्रकृति ने उसको जो रास्ता दिया है, या प्रकृति से जो उसने वह रास्ता लिया है। नदी को रास्ता कोई देता है? नदी रास्ता खुद ले लेती है। उसी तरह जब आप लोग भी नदी बन जाइएगा, यानी जब आप में अथाह मेहनत करने की भावना जग जाएगी, आप लोग भी अपना रास्ता अपने आप स्वयं बना लीजिएगा। रास्ते में कितनी रुकावटें आएंगी, आपके अंदर अगर मेहनत करने की भावना है, पानी रूपी अगर मेहनत है, तो आपको समुंदर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको आपके मंजिल मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो नदी को कोई रास्ता नहीं देता है, जिधर उसने रास्ता लिया उसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक बहाव के मार्ग में जब अवरोध उत्पन्न करके, क्या करके? अवरोध का अर्थ होता है रुकावट। रुकावट उत्पन्न करके पानी को घेरने वाले तंत्र को हम क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। तंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? याद रहेगा ना। अन्य अन्य प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब नदी के प्राकृतिक बहाव के मार्ग में जब अवरोध उत्पन्न करके पानी को रोकने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? बांध कहा जाता है, ठीक है। पानी को जब अवरोध उत्पन्न करके पानी को रोका जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। रोका जाता है, उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। थोड़ा सा बिगड़ गया है वहां से, थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, उपनिवेश काल में जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, उस काल को हम क्या बोलते हैं? उपनिवेश काल। अंग्रेजों ने हमको क्या बनाया था? उपनिवेश। क्या बनाया था? उपनिवेश के बारे में हम 10th क्लास के इतिहास में बहुत बढ़िया से देखेंगे, इतना बढ़िया से देखेंगे कि याद नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल थोड़ा सा जान लीजिए उपनिवेश काल। उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। उस समय उन्होंने हमारे विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उपनिवेश काल के बाद प्रगति के लिए, किसके लिए बाबू? कृषि विकास के लिए और अर्थव्यवस्था, यानी रुपये पैसे से संबंधित, धन से संबंधित इत्यादि चीजों के विकास में हमने तन मन से अथक प्रयास किए। हमने तन मन से अथक प्रयास किए। हमने तन मन से, जिसके फलस्वरूप हमने कई बांध बनवाए। हमने कई बांध बनवाए। और बांध इतने महत्वपूर्ण है बाबू, इतने महत्वपूर्ण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का क्या कहा था? मंदिर। क्यों कहा था? क्योंकि बांधों से बहुत सारे उद्देश्यों की क्या होती है? पूर्ति होती है। जैसे कल ही बताया गया था आप लोगों को, बहुत सारी चीजें कल बताई गई थी कि बांध से क्या क्या फायदा है, ठीक है ना। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और ये सभी के प्रगति के लिए, मान लीजिए प्रगति होगा, कृषि में विकास होगा, अर्थव्यवस्था में जब विकास होगा तो हमारे देश का भी तो विकास होगा ना, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसके इंपोर्टेंस को समझा, महत्वपूर्णता को समझा, तो उन्होंने इन सभी बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। जब भी आप बांध के बारे में लिखें तो बांधों के बारे में लिखते समय आप लिखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का क्या कहा था? मंदिर। और इस बात को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, कोटेशन में करके लिखेंगे, आपको बढ़िया नंबर आएगा। चलिए, सबसे ऊंचा बांध, कुछ बहुत बांध है ऐसे, आप लोग देखो तो बहुत बांध है भारत में,
ठीक है ना। आप उसका जा करके बढ़िया से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन 3 बांधों को मैंने लिखा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे पुराना बांध का यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, जिक्र कर दिया है। लेकिन सभी बांधों को आपको जाके किताब में क्या करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध, भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन सा बांध है, टिहरी बांध। कौन बांध, टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है, कहाँ है, किस राज्य में, क्या है, और ये सबसे टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ है, उत्तराखंड में। इसकी हाइट कितनी है, 260.5 मीटर हाइट है इसका, ठीक है ना। और इसका लेंथ जो है और 575, ठीक है ना, 575 मीटर यहाँ पे, ठीक है ना, 75 मीटर है। और ये किस नदी पे है, किस नदी पे है, किस नदी पे है, टिहरी बांध किस नदी पे है, कहाँ है। देखिए टिहरी बांध से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इतना अगर आपको केवल इतना नॉलेज रहे ना, और तो 4 नंबर के क्वेश्चन में इतना लिख देंगे बढ़िया से सजा के, तो 3 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप बढ़िया से और बढ़िया से लिख दे। तो कौन चीज सबसे ऊंचा बांध है भारत का, जिसका नाम टिहरी बांध है, यह उत्तराखंड में है, इसकी लंबाई इतनी है, ठीक है ना, ऊंचाई इतनी है, लंबाई इतनी है, किस नदी पे, भागीरथी। यही तो लिखना है ना, अब नंबर कटेगा कहाँ, बात समझ रहे हैं। चलिए यहाँ भूगोल आपको इतना बढ़िया से इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि भूगोल को लोग नेग्लेक्ट सब्जेक्ट समझ करके रटवा के और काम चला देते हैं, ठीक है ना। इधर जितने भी जो है संस्थान है सभी में ही रटवाने का काम किया जाता है। ये सारी चीजें रटवा के पढ़ाई जाती हैं कि जाओ बाबू रट लेना, लेकिन एक एक चीज जब समझेंगे ना तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपका जो सोचने का तरीका हो विशाल होगा, ठीक है ना। क्या होगा, सोचने का तरीका बढ़ेगा। इसलिए कोई भी चीज सीखिए न कि रटिए, रटने से कोई फायदा नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। इसलिए सीखना क्या है, जरूरी है। चलिए तो आप यहाँ पे देखो सबसे लंबा बांध, अब भारत का सबसे लंबा बांध कौन होता है, कौन बांध, और ये कहाँ है, कहाँ है, और इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, 25.29 किलोमीटर। यहाँ हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है, अरे बोलिए, उर्दू में नहीं ना लिखा है तो क्या नहीं बोल रहे हैं, कितना है, 25.9 किलोमीटर। और यह भारत का सबसे, यह भारत का सबसे तो इसकी कुल लंबाई है 25.29 किलोमीटर, और मेन लंबाई है इसकी जिसमें नदी का बहाव होता है वो है 4.8 किलोमीटर या 3 मील, ठीक है ना, मील में अगर नापोगे तो। और सबसे पुराना बांध, भारत का सबसे पुराना बांध जो है कलनई बांध है। कौन बांध है, अरे बोलिए, कहाँ है, कहाँ है बाबू, किस नदी पे है, किस नदी पे है, कौन बांध, कौन बांध, कहाँ है। तो ये हुए भारत के सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध और भारत का सबसे पुराना बांध। लेकिन कई और महत्वपूर्ण बांध भारत में हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं, और पढ़ना जरूरी है। बांध से संबंधित आज तक कोनो एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें क्वेश्चन नहीं आया हो। बांध से संबंधित भूगोल में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए चाहे सब्जेक्टिव में आए, लेकिन बांध से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो बांधों के बारे में बढ़िया से पढ़ लेंगे और कौन कौन से बांध है उसको दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, बांध बनाने से बहुत फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, लेकिन इससे हानियां भी होती हैं, इससे बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। आइए उन परेशानियों को क्या करते हैं, देख लेते हैं। नदियों का बंटवारा, बांध बनाने से नदियां क्या हो जाती हैं, बंट जाती हैं, कई अन्य अन्य रूपों में क्या हो जाती हैं, बंट जाती हैं, ठीक है ना। तलछट बहाव की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब मान लीजिए पानी इधर बह रहा है, यहाँ पे जब रोकेंगे तो पानी का स्तर ऊपर उठेगा ना, स्तर तो ऊपर उठेगा,
तो जब स्तर ऊपर उठेगा तो अगल बगल में जो भी वनस्पति होंगे, जो भी छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, सब पानी में डूब जाएंगे। और पौधों वनस्पति के विकास के लिए सूर्य की प्रकाश की क्या होती है, जरूरत। अब वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं, और जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं तो वनस्पति सूख जाएंगे, वनस्पतियों का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो आपने देखा नदियों का बटवारा, तलछट बहाव की कमी, वनस्पतियों का नाश। और अगल बगल में अगर कोई गांव है, कोई इलाका है, कोई कस्बा है, तो क्या हो जाएगा, उसकी जमीन को क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। अब बताओ, सरकार आके कहे कि बाबू भटैया गांव में एक परियोजना बनाना है, ठीक है, और इसके लिए हमको जमीन चाहिए, आप लोग काम करो, घर द्वार छोड़ के चले जाओ जंगल में, आप लोग बसा देते हैं जमीन देके, बात बुझा रहा है, एक घर छोड़ दो। तो कितने लोग चाहेंगे कि वो अपना गांव छोड़ के जाएं? कोई नहीं चाहेगा। कि पता नहीं जितना बढ़िया से रह रहे थे, जितना हंसी खुशी से, जितना मेल मिलाप से यहाँ रह रहे थे, उस तरह की व्यवस्था हो यहाँ, कोई नहीं चाहता है अपना गांव छोड़ना, है कि नहीं है। तो उन लोगों की जब जमीन ली जाएगी तो ये अच्छा लगेगा किसी को, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं मानता हूं कि बहुत सारे कार्य होंगे, लेकिन जो मेरी मानसिक स्थिति है उसको यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। आजीविका, आजीविका में भी जैसे जीने के साथ, आजीविका का अर्थ क्या समझाए थे ना, आजीविका का अर्थ इसके पहले जीने के साधन। जैसे मेरी आजीविका क्या है, कोचिंग चलाना, इसी से पैसा मिलता है, खाते पीते जीते हैं हम, है ना। तो ऐसे साधनों को हम क्या बोलेंगे, आजीविका। तो आजीविका में भी कितने लोगों की क्या आ जाती है, कमी। मान लीजिए कि नदी के बगल में जंगल था, जंगल में बहुत लोग रहते थे, ठीक है ना, पेड़ पौधों के साथ रहते थे, उसको काट उठ के जो है अपना गुजर बसर करते थे बेच बाच के, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे काम करते थे नदी के किनारे जिनसे उनका क्या चलता था, आजीविका चलता था। लेकिन यहाँ जब पानी रोका जाएगा तो उनके सारे चीज़ों पर पानी फिर जाएगा, ठीक है ना, तो उनके आजीविका में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके कारण बहुत लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, जो कि किसी भी मानव को अच्छा नहीं लगता है, किसी भी मानव को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, जब मानव को अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा, आंदोलन। आज तक क्रांति या चाहे आंदोलन क्यों होता है, जब कोई ऐसा काम, ऐसा नियम, ऐसा कानून मानवों के ऊपर थोपा जाता है जो मानवों को न तो हृदय से और न ही मन से अच्छा लगता है, अपने आप को दबाव में महसूस करते हैं, तो उन नियम और कानूनों के विरोध में हमेशा ही आंदोलन होता है, ठीक है। तो यह नियम जब थोपे गए तो लोगों की क्या क्या परेशानियां हुई पहले बताया मैंने। तो उस परेशानियों से निवारण के लिए लोग अब क्या करेंगे, आंदोलन। क्या करेंगे, आंदोलन। और इस आंदोलन का जीता जागता नमूना है नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन आंदोलन, फिर से बोलो, हाँ, लोगों ने किया था बांध के विरोध में। टिहरी बांध, टिहरी पर जब टिहरी बांध बंद रहा था, ठीक है ना, है ना, इधर कहीं उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर, तो उस समय लोगों ने उसका क्या किया था, विरोध किया था कि इससे बहुत सारी परेशानियां हमको हो सकती है, ठीक है ना, बहुत सारी परेशानियां हमको हो सकती है। इसका बृहद स्तर पर क्या हुआ था, विरोध ही हुआ था। अब एक बात बताओ, बांध बनाओगे, पानी रोकोगे, पानी का बनेगा 20 लेरी, 30 लेरी, 40 लेरी, किसके पास जाएगा, अच्छे बड़े बड़े लोगों के पास पानी जाएगी, वहाँ मछली पालन होगा, बड़े बड़े उद्योगपति मछली पालेंगे, किसको फायदा होगा, बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बिजनेसमैन को फायदा होगा। अब बताओ, जिसका 4 कट्ठा 5 कट्ठा खेत होगा उसको क्या फायदा होगा, वहाँ भूमिहीन किसानों को क्या फायदा होगा, जो रोजी रोटी के लिए अगल बगल में काम कर रहे थे उनको क्या फायदा होगा, जो मेहनत मजदूरी करके कमा रहे थे अगल बगल में उनको क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो भी फायदा होगा, वो जो भी बांधों से जो भी बड़े बड़े फायदे होने वाले हैं बच्चों, वह सभी के सभी फायदे बड़े लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हो रहा है। मैंने कर रहा हूँ कि छोटे लोगों के लिए उससे फायदा नहीं, लेकिन कम मात्रा में होगा। तो छोटे लोगों का तो सारा चीज़ ले लिया गया ना, और फायदा किसको पहुँचाया जा रहा है।